हेलो फ्रेंड्स, रेगुलर शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस, जिसमें हमने अब तक पढ़ लिया चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ लाइफ। उसमें हमने ये जाना कि जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं, और जीव की उत्पत्ति के बारे में हमने कुछ थ्योरीज को भी पढ़ा। उसके बाद उसके हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए, तो हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अगर आपने अब तक चैप्टर नंबर 5 नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सजीव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मान लो हम बिल्डिंग और देखते हैं तो हमें पता होता है कि वो बिल्डिंग किस चीज़ से बनी होती है, ईंटों से बनी होती है। उसी प्रकार हमारा शरीर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब जो जीव जंतु हलचल करते हैं, जो विकास करते हैं, वो सारे क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। तो हमारा शरीर या पेड़ पौधे वो किस चीज़ से बने होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, सजीव की संरचना। सजीव की संरचना में सबसे पहला पॉइंट है कोशिका, सेल। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि सेल क्या है। प्रत्येक जीव की सबसे छोटी इकाई, जैसे बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई ईंट हो गई, उसी प्रकार हमारे शरीर की या पेड़ पौधों की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। और प्रत्येक जीव की ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक का मतलब जो एक शरीर को, एक पेड़ पौधे को एक स्ट्रक्चर देती है, एक संरचना देती है, या सरल शब्दों में बोल सकते हैं कि एक आकार देती है, एक शेप देती है, वो होता है संरचनात्मक। और क्रियात्मक का मतलब होता है कि हर कोशिका है वो अपना एक फंक्शन करती है। जैसे मान लो हमारे शरीर में श्वसन के लिए एक अलग सेल ग्रुप होता है, पाचन के लिए एक अलग सेल ग्रुप होता है। श्वसन वाले सेल क्या काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो उसी प्रकार पाचन तंत्र वाले पाचन के लिए काम करते हैं। तो ये क्रियात्मक इकाई होगी, यानी ये अपना काम अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह करती है। उसी प्रकार पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अलग कोशिकाएं होती है, पानी को खींचने के लिए अलग कोशिकाएं होती है। वो होता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। उसके बाद हम देखते हैं कि सेल की खोज किसने की। सर्वप्रथम सेल की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो सबसे पहले सेल की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने साधारण सूक्ष्मदर्शी से। देखो, सेल बहुत छोटी यूनिट है। मकान की ईंट तो हमें दिखती है, लेकिन सेल है वो हमें दिखाई नहीं देती है, तो इनको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। किसमें? कोर्क था, एक कोई कीड़ा था, उनके अंदर उन्होंने देखा तो उनमें खाली स्थान थे, तो उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दिया। लेकिन जिन सेल्स को रॉबर्ट हुक ने देखा वो मृत कोशिकाएं थी, यानी रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिकाओं की खोज की। तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की? तो जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 में वैज्ञानिक लीeuwenhoek के द्वारा की गई थी। तो हमें इसमें क्या याद रखना है कि कोशिका क्या होती है? कोशिका किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। मृत कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने की और जीवित कोशिकाओं की सर्वप्रथम खोज 1674 में लीeuwenhoek ने की। उसके बाद आपको साइड में कुछ नजर आ रहा है, देखिए कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? ऊतक। जैसे ईंट से क्या बनती है? हमारी दीवार बनती है। उसी प्रकार छोटे छोटे सेल्स होते हैं और उनके समूह से क्या बनता है? ऊतक बनता है। फिर ऊतकों के समूह से क्या बन जाते हैं? अंग बनते हैं हमारे।
और अंग से क्या बन जाता है, एक अंग तंत्र बन जाता है, यानी ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। और इन सब से मिलकर क्या बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा शरीर किस हिसाब से बनता है। इसके बाद हम कोशिकाओं के बारे में थोड़ा और जानते हैं। जो जीव एक कोशिका से बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। इस चीज को हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, जैव विकास सिद्धांत में। उसमें क्या लिखा था कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उनसे ही एक कोशिकीय था बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति हुई। तो जो जीव एक कोशिका से बना होता है उसमें सारी क्रियाएं एक कोशिका के द्वारा ही होगी। मान लो यदि कोई परिवार है उसमें एक ही सदस्य है तो सारे काम उनको ही करने पड़ेंगे। उसी प्रकार एक कोशिका से बना जीव होता है तो उसमें सारी जैविक क्रियाएं जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, जनन, ये सारी एक कोशिका के द्वारा ही होती है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक परिवार में यदि एक सदस्य होता है तो उसको खाना पीना सारा काम खुद ही करना पड़ता है। जिस जीव में एक से अधिक कोशिकाएं होती है उनको हम क्या बोलेंगे, बहुकोशिकीय जीव। और उनमें हर एक काम के लिए एक अलग कोशिका का समूह होता है। यदि मान लो एक परिवार में बहुत सदस्य हैं तो उनमें काम भी डिवाइड रहता है, जैसे खाना कोई बनाएगा, झाड़ू कोई लगाएगा, पोछा कोई लगाएगा। तो उसी प्रकार बहुकोशिकीय जीवों में भी अलग अलग काम अलग अलग कोशिका समूह करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। उसके बाद आता है कोशिका सिद्धांत और उसके अपवाद। जैसे जैसे टेक्निक बढ़ी तो वैज्ञानिकों ने इनके बारे में और रिसर्च की, तो क्या पाया वो देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी में खोज हुई, उन खोजों के आधार पर क्या पता चला कि पादपों तथा जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है और कोशिकाएं समस्त जैविक क्रियाएं और जैविक लक्षणों के लिए उत्तरदायी होती है। जैविक क्रियाओं का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि पाचन, जनन, उत्सर्जन, ये सारी क्या है, जैविक क्रियाएं होती है। इसी आधार पर सन 1838 और 39 में जीव वैज्ञानिक स्वान एवं पादप वैज्ञानिक यानी पेड़ पौधों के वैज्ञानिक स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत दिया। इनके अनुसार प्रत्येक जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी जो जीव एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक कोशिकीय जीव। और जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव। कोशिका सभी क्रियाओं की मूलभूत इकाई है, यानी सबसे छोटी यूनिट जहां से शुरू होता है। तो समस्त जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के अंदर ही होती है। तीसरा इन्होंने बताया कोशिका आनुवंशिकी की इकाई है, क्योंकि इनके केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है। आनुवंशिकी का मतलब हो गया कि किसी भी गुण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना, तो ये गुण कोशिकाओं में पाया जाता है। और चौथा इन्होंने बताया कि नई कोशिकाएं हैं वो पुरानी कोशिकाओं से बनती है, यानी नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। इसके बाद इसका अपवाद, जैसे जैसे विकास करता है तो नई नई चीजें हमारे सामने आती है। तो इनमें इन्होंने ये बताया कि आधुनिक खोजों के आधार पर कोशिका सिद्धांत पूर्णतः सही नहीं है, यानी जो स्लाइडन और स्वान ने दिए वो सिद्धांत पूरा सही नहीं है, क्योंकि विषाणुओं में कोशिका रचना नहीं पाई जाती है। जो वायरस होते हैं उनमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। सभी जीव कोशिकीय नहीं होते, यानी जो वायरस है ये कोशिकीय नहीं होते, इनमें कोशिका होती ही नहीं है। और प्रत्येक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे जीवाणुओं एवं नीले हरे शैवालों में केंद्रीय पदार्थ के चारों ओर केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है, इसे केंद्रीय पदार्थ है वो कोशिका द्रव्य में विसरित रहता है। तो केंद्रीय झिल्ली है, केंद्रीय पदार्थ क्या है, ये आपको आगे समझ में आएगा जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे। तो चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि कोशिका की संरचना क्या होती है। तो ये आपके सामने दिख रही है कोशिका की संरचना। एक तरफ आपको जंतु कोशिका दिख रही है और एक तरफ आपको पादप कोशिका दिख रही है। देखो कोशिका संरचना में क्या होता है,
सेल मेम्ब्रेन। जो आपको ये चीज दिख रही है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका कला। सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन। और उसके बाद ये जो अंदर आपको ये दिख रहा है ये क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। जो तरल पदार्थ है वो क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म होता है। उसके बाद सबसे अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस यानी ये केंद्रक है, और न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक द्रव्य है। उसके बाद ये है रिक्तिका। रिक्तिका बोल दो या इसको रिक्तिका बोल दो या रसधानी भी बोल सकते हो। उसके बाद है ये है लाइसोसोम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह। इसके बाद ये जो दिख रहा है आपको ये है गोल्जी काय, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्द्रवी जालिका। तो ये तो है पूरी जंतु कोशिका, और ये है पादप कोशिका यानी जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। क्या भिन्न होता है, देखिए, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति है वो जंतु कोशिका में नहीं है, जंतु कोशिका में डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका कला है। उसके बाद है इसके अंदर पेड़ पौधों के अंदर सबसे बाहर जो होता है वो सेल वॉल होती है। ये क्यों होती है, ये सुरक्षा के लिए होती है, एक निर्जीव परत होती है पेड़ पौधों के लिए। उसके बाद इसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद ये रिक्तिका है। पेड़ पौधों में रिक्तिकाएं बड़ी होती है, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर रिक्तिकाएं छोटी होती है। देखो ये जो आपको दिख रहा है ये रिक्तिका होती है जंतुओं में, ये छोटी होती है, जबकि पेड़ पौधों में ये रिक्तिका ये बड़ी रिक्तिका होती है। इसको और ज़्यादा आसान भाषा में रसधानी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस यानी ये केंद्रक है। उसके बाद न्यूक्लियस यानी ये केंद्रक द्रव्य है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यानी ये केंद्रक के चारों ओर आवरण है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट यानी ये क्लोरोप्लास्ट है यानी हरित लवक है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके बाद ये साइटोप्लाज्म यानी ये जो आपको ये चीज आपको दिख रही है ये सारी क्या है, तरल पदार्थ है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। उसके बाद ये जो आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ देखिए आपको ये जो दिख रहा है ये चीज क्या है, सेंट्रोसोम है, जिसको हिंदी में तारकाई कहते हैं। उसके बाद ये है रफ ईआर यानी खुरदरी, ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, और इसके नीचे है स्मूथ ईआर यानी चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। उसके बाद ये जो आपको छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं ये क्या है, राइबोसोम है, और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी खाई है। ये तो है जंतु कोशिका की संरचना, और ये है पेड़ पौधों की कोशिका की संरचना। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे जो बाहर का पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये। इसके बाद ये जो इसके अंदर ये चीज आपको जो दिख रही है ये सारी आएगी साइटोप्लाज्म में, और सबसे अंदर क्या है, केंद्रक। तो अब हम इसको 3 भागों में पढ़ेंगे, कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, और केंद्रक। तो शुरू करते हैं कोशिका कला से। कोशिका कला क्या होती है, ये कोशिका का सबसे बाहर का आवरण है जो कोशिका को बाह्य वातावरण से अलग करती है, यानी ये अंदर और बाहर के वातावरण को सेपरेट करती है, यानी ये एक दीवार है कोशिका की। विभिन्न कोशिकाओं में इसकी मोटाई 75 से 105 एंगस्ट्रम तक होती है, यानी अलग अलग कोशिकाओं में इनकी मोटाई अलग अलग होती है। ये त्रिस्तरीय आवरण है, यानी ये 3 परतों में है जो प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। तो आपके क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोशिका कला किससे बनी होती है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, प्रोटीन व फास्फोलिपिड अणुओं की बनी होती है।
ये कोशिका के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण रखती है। जैसे एक गेटमैन करता है उस हिसाब का काम ये करती है। ये कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है तथा अन्य की गति को रोकती है, इसलिए इसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। यानी ये अपने हिसाब से जो सही लगता है उसको अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, और जो इनको सही नहीं लगता है उनको ये अंदर नहीं आने देती है। ठीक, इसके अलावा ये कोशिका झिल्ली है वो जंतु कोशिका को एक शेप प्रोवाइड करती है, यानी एक आकार देती है। जैसे मानव शरीर हो गया तो वो अलग आकार का होता है, कोई जीव है, जंतु है, उनका शरीर एक अलग आकार का होता है। तो ये काम कौन करता है? ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर एक निर्जीव परत पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी ये जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं होती है, पादप कोशिकाओं के अंदर होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। तो अब ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादपों को निश्चित आकार व सुरक्षा प्रदान करती है। पेड़ पौधों में सेल मेम्ब्रेन है वो आकार नहीं देती है, कौन देता है? कोशिका भित्ति देती है। जबकि जंतुओं में आकार कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन देती है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। इसके बाद आता है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये कोशिका कला तथा केंद्र के मध्य उपस्थित जो तरल पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं हम? साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ में कई सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है। तरल पदार्थ में क्या क्या होता है? जल होता है, ग्लाइकोजन होता है, वसा होती है और भी कुछ अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि कोशिका द्रव्य में जो पदार्थ होता है उसमें क्या क्या होता है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए कि उसमें सजीव और निर्जीव संरचनाएं पाई जाती है, और जो तरल पदार्थ होता है उसमें जल होता है, ग्लाइकोजन होता है, वसा होती है और अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। तो अब कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कोशिकांग है, जो सजीव संरचनाएं हैं वो क्या क्या है वो देखते हैं। क्या है? पहली माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। उसके बाद है प्लास्टिड लवक, जो किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिनके कारण पत्तियां हरी होती है। उसके बाद है लाइसोसोम, जिसे हम आत्मघाती थैली कहते हैं। उसके बाद है राइबोसोम, जिसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। उसके बाद है तारकाई, गोल्जी बॉडी, उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके बाद है रिक्तिका। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा देवे, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और प्रत्येक वीडियो को प्लीज़ लाइक करते रहना, कमेंट करते रहना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, जिससे कि मुझे सपोर्ट मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।